त्रिमासिक परीक्षा जो का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम देकर आए हैं, क्या उसमें कुछ क्वेश्चन हमने गलत तो नहीं कर दिए हैं, या कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सही हैं, कितने मार्क्स हमारे बनने वाले हैं और कैसी कैसी तैयारी हमें बोर्ड एग्जाम के लिए करनी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आए थे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें क्या था क्वेश्चन, फर्स्ट क्या था कि एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो सभी को पता है एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, क्योंकि घनाभ का हमें पता है घनाभ की आकृति कैसी होती है, इस टाइप की होती है। और इसमें हम जब काउंटिंग करते हैं घनाभ में, तो इसमें फलक क्या होती है, जो चिकनी सतह जो होती है वो सब क्या कहलाती है, फलक कहलाती है उसकी। ठीक है ना, तो ये कितने हैं, 6 सतह होती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, 4/5 और 1/5 का योग बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 4/5 और यहाँ पे 1/5 दोनों को हम टोटल करना था। एलसीएम इसका 5 ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम, जब इक्वल नंबर होते हैं तो उसमें ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, तो 5/5 हो जाएगा इसका। इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी वाला। क्लियर है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल जो है या अंतर जो है एक संख्या होगी। अच्छा देखिए, किसी भी कोई अपरिमेय संख्या में चाहे हम जोड़ दें चाहे घटा दें, ठीक है ना, तो हमेशा आंसर जो है उसका अपरिमेय ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी वाला। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। 729 मतलब 729 की घात जो दिया है 1/3 लिखा है, इसका आपको मान बताना है। तो देखो 729 जो होता है वो 9 का घन होता है, 9 का घन होता है। तो 9 को 729 को हम 9 का क्यूब लिखेंगे और इसकी पावर में लिखेंगे देखो 1/3। इसकी घात क्या लिखेंगे, 1/3। 3 से हम 3 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या बचेगा, 9 बचेगा। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, 5वां वाला। निम्न में से एक्स अक्ष में स्थित कौन से बिंदु हैं। ऐसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि एक्स अक्ष में कौन सा बिंदु स्थित होता है। तो हमें सभी को पता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो होते हैं, देखो ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष में कौन से बिंदु स्थित हैं, जिसमें वाई जो होता है 0 होगा तो वो क्या होगा, एक्स अक्ष में स्थित होगा। मतलब कहने का मतलब यदि एक्स में कोई नंबर लिखा है और यहाँ वाई जो है उसमें हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब जो निर्देशांक एक्स और 0 के फॉर्म में होते हैं, ये बिंदु हमेशा एक्स अक्ष पर स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 6वां जो क्वेश्चन था, इसमें लिखा है 28 × 21। आपको बताना है इसका मान, जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, और यहाँ पे लिखा है 42। चलिए तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब भी यहाँ पे बराबर का साइन लगा होता है और बीच में इंटू के साइन लगे तो हम यहीं से डिवाइड कर सकते हैं। तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, और यहाँ से हम 2 से 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 14 बार डिवाइड हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है, बहुपद px बराबर 2x धन 5 का शून्यक आपको बताना है। अच्छा शून्यक पता होगा सभी को, शून्यक क्या होता है। ये जो आपको बहुपद दिया है इसको हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर लिखते हैं। ठीक है, धन 5 बराबर क्या लिखना है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शून्यक बताना है, मतलब x का मान निकालना है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 को हम ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा, ऋण 5/2। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऋण 3 ऋण 1 धन 4 ऋण 2। बिल्कुल सिंपल सा है, तो हमें यहाँ देखो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो ऋण 3 होता है, देखो ऋण 3 लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऋण, और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, +4 - 2। तो हम सबसे पहले प्लस वाले नंबर को प्लस कर लेते हैं। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, और -3 और -2 कितना होता है, -5। तो 5 में हम -5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाला, एक ही घात 0 का मान होता है, ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। घातांक एवं करनी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी की भी पावर यदि 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, चौथा वाला देखेंगे। शून्य बहुपद की घात जो होती है वो कितनी होती है, भाई शून्य बहुपद है। ठीक है, तो उसकी घात भी कैसी होगी, शून्य ही होगी। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2 पाई एक किस प्रकार की संख्या है आपको पूछा गया है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कैसी संख्या है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, क्योंकि पाई क्या होता है, अपरिमेय, और अपरिमेय संख्या में हम किसी भी नंबर का क्या कर दें, गुणा कर दें या घटा दें या जोड़ दें, तो वो क्या होता है, अपरिमेय ही होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा अपरिमेय। चलो लास्ट वाला देखेंगे इसका, बहुपद 4 धन 3x स्क्वायर धन 5x में x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो देखो यहाँ पे इस पूरे बहुपद में आपको x स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, x स्क्वायर देखो हमें ये दिख गया। अब x स्क्वायर के गुणांक में कौन सा नंबर लिखा है, x स्क्वायर के गुणांक में देखो यहाँ पे लिखा है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, क्लियर है सभी को। आई होप कि सभी ने बिल्कुल सही सही ऑप्शन यही वाले लगाए होंगे। चलिए सही जोड़ी मिलाइए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी मिलाइए, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका जो आंसर आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है 2.4 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे देखो 10 में एक जीरो और है, तो ये जो दशमलव है वो एक जीरो बाएं साइड खिसक जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा, 0.24, मतलब एक पॉइंट जो है इस तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, F वाला, मतलब यहाँ पे हम एक नंबर डाल देते हैं। ठीक है ना, चलिए दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है 36.5 माइनस 5.4। चलिए हम पहले इसको इंटू कर लेते हैं इसमें, तो इसका हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 से हम इसमें इंटू करेंगे तो बताइए 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27। ठीक है, आप इंटू करके देखिए, इसमें 5.4 का आप सीधे सीधे सिंपल सा 5 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 36 में 27 को प्लस करेंगे, 36.5 में 27 को प्लस करेंगे तो 5 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 6 2 12 और 1 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 63.5 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। मतलब यहाँ पे हम क्या 2 नंबर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं, -2 इंटू -3.5। अब इनका हमें इंटू करना है, तो माइनस माइनस हमें पता है क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 3.5 का हम 2 बार इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड वाला, ये वाला हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इसको डिवाइड करना है, देखो जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 बार कटेगा, 6 ती 18, कितना बचेगा इसमें 3 बचेगा, और 6 6 36 हो जाएगा, तो -36। देखो कहाँ पे मिला आपको, ए वाला, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है ए वाले में आ जाएगा। 5/4, इसको आपको बताना है कि 5/4 जो है किसकी वैल्यू होती है। अब इसको हम दशमलव में लिखेंगे, तो दशमलव में देखो कैसे लिखेंगे इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना, 1 बचा, तो 1 तो 4 की टेबल में आता नहीं, तो हम क्या करेंगे दशमलव रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 4 पंचे 20। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारा 1.25 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन जो है इसका V वाला हो जाएगा, पांचवा वाला हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए और जो लास्ट में जो बचा हुआ है वो फर्स्ट ही वाला है हमारा। ठीक है ना, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको हमें डिटेल देखना है तो हमारी क्लासेस में अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है कि इसका स्थानीय मान क्या है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा है 8752 में संख्या 5 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 लिखा है, 5 लिखा है, और 5 के बाद कितने नंबर हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है। नंबर आपको काउंट करना है, कौन सी संख्या है वो नहीं देखना। ठीक है, आपको नंबर देखना है कि कितने नंबर हैं, सिर्फ एक ही नंबर है, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8752 में 5 का स्थानीय मान कितना है, 50 है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो अब हम बात करते हैं दूसरा वाला नंबर का क्वेश्चन की। 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। देखो परिमेय संख्या लिखना है, दोनों नंबर्स के बीच की संख्या बताना है। मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है, a + b/2, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे और डिवाइड बाय कर देंगे 2। तो 1 और 2 कितना होता है भाई, 3 होता है, 3/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 59 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 59 में आपको 6 का भाग करना है, तो आपको बताना है शेषफल कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा है,
तो 59 आप यहाँ देखेंगे, 59 लिखेंगे, यहाँ से आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से। 6 नाम 54 आपको पता है कितना होता है, 6 नाम 54 होता है। यहाँ पे 9 में से 4 गए तो कितना बचा, 5 बचा। मतलब हमारा जो शेष फल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करने पर शेष फल जो है 5 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है, 5 है। चौथा वाला देखेंगे, रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। देखो रैखिक बहुपद की बात करें, मतलब रैखिक बहुपद जो होता है सिंगल, जिसमें कोई भी घात नहीं होती, ठीक है ना, मतलब जिसमें एक की घात होती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो रैखिक बहुपद में जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है, 1 शून्यक होता है रैखिक बहुपद में। चलिए अगला देखते हैं, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक जो हैं 0 होते हैं। तो ऐसा बहुपद जो कहलाता है जिसके सभी गुणांक 0 हैं, क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब देखो इसको चेक करते हैं, पहले दशमलव प्रसार समझते हैं कि क्या है। देखो 7/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे करेंगे इसमें तो देखो डिवाइड होगा, क्या हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। देखो हम चेक कर लेते हैं कितना आएगा, तो 0 पॉइंट, देखो अभी 8 की टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ा देंगे, तो 8 अठैया 64, ऐसा बोल सकते हैं, 8 अठैया 64, कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। फिर 8 7 56, 6 बचा मतलब 60 हो गया, ठीक है, 8 7 56, फिर कितना बचा, 4 बचा, तो 8 पंचे 40, ऐसा हो जाएगा, मतलब 0.875 आपका आंसर आ गया। अभी ये क्या है, सिर्फ दशमलव प्रसार में हमने लिखा है। अब आपको बताना है कि ये जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो ये जो देखो दशमलव प्रसार मतलब 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं मिल रहा हमें, मतलब ये जो है रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब इसको हम बोल देंगे ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव, ठीक है। इसका हम आंसर लिखेंगे कि ये जो दशमलव का प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां, सत्य असत्य बताना है, इसमें कौन सा सत्य होगा कौन सा असत्य। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है। बताइए गोलाकार होती है क्या शंकु, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, असत्य है भैया ये, क्योंकि शंकु का जो होता है ये तंबवाकार, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना, तंबू के आकार का होता है, इस टाइप का होता है शंकु, ठीक है। क्या गोला दिख रहा है क्या, ये गोला नहीं है, ठीक है, गोला तो ये होता है जो बॉल होती है, पृथ्वी है हमारी, ठीक है, इस टाइप से जो शेप होते हैं वो गोलाकार कहलाते हैं। लड्डू है वो गोलाकार कहलाएगा, ठीक है, लेकिन शंकु जो है गोलाकार नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरा देखिए, प्रत्येक बहुपद में एक द्विपद होता है, प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है, क्या प्रत्येक बहुपद द्विपद होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, असत्य होगा भाई ये वाले, ठीक है ना, क्योंकि भाई त्रिपद भी होगा, उसके बाद भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है बहुपद में कितने की भी घात होगी, जरूरी नहीं कि द्विपद, दो पद की सिर्फ 2 की घात ही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कितने की भी घात हो सकती है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, एक रैखिक बहुपद की घात जो है 2 होती है, ये भी बिल्कुल असत्य है। क्यों, क्योंकि रैखिक बहुपद की घात जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। हमने अभी इसके पहले जो हमने खाली स्थान देखे हैं उसमें भी हमने ये किया था, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ऋण 5 जो है ऋण 2 से छोटी है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये तो, किंतु ऋण 8 से बड़ी संख्या है, बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है, ये भी सही है, मतलब एक घन में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, आपको सभी को पता है घन में, तो ये घन सभी ने देखे ना, तो उसमें जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, आप इसमें चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर जो होता है उसका जो पहिया होता है वो कैसी आकृति होती है, उसकी बेलनाकार होती है, ये भी सत्य है, ठीक है, बेलनाकार आकृति होती है, मतलब यहाँ पे 3 असत्य हैं और बाकी के 3 सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे फुल डिटेल्ड वाले क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं। जांच कीजिए कि ऋण 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं या नहीं। तो आप देखो बिल्कुल शून्य की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखो शून्यक आपको चेक करना है, मतलब x+2 में आपको ये वैल्यू रख के देखना है कि ये x की वैल्यू यदि हम रखेंगे तो आंसर जो है 0 आना चाहिए। पहले हम रख के देखते हैं कि ऋण 2 की वैल्यू हम रख के देखते हैं, ऋण 2 में हमें 0 आंसर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो x बराबर हम क्या रखेंगे, ऋण 2 रखने पर, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा,
तो x बराबर ऋण 2 रखेंगे तो ऋण 2 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो 2 एक धन का है एक ऋण का है तो ये तो कट जाएगा, मतलब 2 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब ये जो है ऋण 2 जो है, अतः यहाँ लिखेंगे अतः ऋण 2 बहुपद दिए गए जो बहुपद है उसका शून्यक है, बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन दूसरा वाला भी आपको चेक करना है कि 2 जो है बहुपद है कि नहीं है। अब पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः x प्लस 2 बराबर 0। अब हम x बराबर यहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर तो 2 धन 2 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। क्या 4 जो है शून्यक 4 आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है हमारा आंसर, तो ये क्या है शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 2 जो है बहुपद x प्लस 2 का शून्यक नहीं है। ठीक है, चलिए इसके अथवा वाले जो क्वेश्चन लिखा है, देखो इसके अथवा में क्या क्वेश्चन दिया है, इसके अथवा में दिया है कि x की पावर 5 x की घात 5 ऋण x की घात 4 धन 3 तथा 2 ऋण y की घात 2 ऋण y की घात 3 धन 2 y की घात 8 की घात लिखना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुपद आपको जो 2 बहुपद दिए हैं उसमें घात लिखना है। तो घात कैसे लिखते हैं, किसी भी बहुपद में घात जो होती है उसकी सबसे बड़ी घात जो होगी वही उसका घात कहलाएगी। ठीक है ना, जैसे मान लो पहले वाले जो बहुपद में यहाँ पे हम लिखेंगे कि x की घात बहुपद x की घात 5 ऋण x की घात 4 धन 3 में घात कितनी होगी बताइए। देखो सबसे बड़ी घात कितने की है 5 की है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 होगी। ठीक है, या है। ठीक है, अब इसमें दूसरी वाले में क्या होगा, तथा यहाँ लिखेंगे 2 ऋण y स्क्वायर ऋण y क्यूब धन 2y की घात 8। ठीक है, कि घात कौन सी होगी, तो इसमें लिखेंगे मैं घात जो है कितने की होगी, सबसे बड़ी घात देखो कौन सी दिख रही है हमें 8 की दिख रही है, तो इसमें लिखेंगे 8 होगी। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल सरल सवाल है, बहुत सिंपल सा। देखो क्या लिखा है, आमिर ने बैंक से 13,500 रुपये उधार लिए। ठीक है, आमिर ने कितने रुपए उधार लिए 13,500 रुपये, और यहाँ पे 2 वर्ष बाद उसको कितने रुपए लौटा दिए, मतलब ये कितने रुपए ब्याज में लौटाया। देखो ब्याज इसमें आया 1680 रुपये, तो बैंक को कर्ज जो है पूरा कर्ज उसने चुकता कर दिया, मतलब मूल के साथ उसने ब्याज भी चुकता कर दिया। तो आपको बताना है कि बैंक में कुल कितने रुपए अदा किए आमिर ने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं कि उधार लिए गए पैसे, उधार लिए गए पैसे कितने थे, ये थे कितने 13,500। ठीक है, आपको पूरा पूरा लिखना होता है। ठीक है, तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। उधार लिए गए पैसे इतना हो गया 13,500, तो ब्याज कितना हो गया भाई, ब्याज कितना लगा 2 साल का। ठीक है, कितना लग गया 1680 रुपये, और कुल जो है कुल उसने कितने बैंक को पूरा कितना अदा किया, कुल अदा किए गए पैसे, कुल अदा किए गए पैसे। ठीक है, कितने हो गए, इन दोनों को हम क्या करेंगे सीधे सीधे टोटल कर देंगे भाई। क्या करेंगे 0 8 5 और 6 कितना होता है 11। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 3 4 और 1 5, और ये हो जाएगा ये, मतलब 15,180 रुपये आपका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, यहाँ पे एक दुकान में पैंट की कीमत जो है 754 रुपये है और शर्ट की कीमत है 560 रुपये। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे पैंट की कीमत कितनी दी है, पैंट की कीमत दी है यहाँ पे 754 रुपये, और शर्ट की कीमत कितनी दी है, शर्ट की कीमत दी है यहाँ पे 560 रुपये। ठीक है, और कुल कीमत जो हो गई, कुल कीमत जो है वो कैसे निकालेंगे, इसको भी आपको क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, चलिए जोड़ दीजिए, 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 की 1, और यहाँ पे 7 5 12 और 1 13, मतलब 1314 रुपये के आपने कपड़े खरीद लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 360 को 5:7 में बांटिए, अनुपात में बांटना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, तो दोनों का अनुपातिक योग सबसे पहले लिखेंगे। देखो 360 जो है
360 जो है इसका अनुपातिक योग कितना है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे कि अनुपातिक योग के बराबर। अनुपातिक योग यहाँ पे कितना आ रहा है, मान लेते हैं कि 5x और 7x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 5x और 7x मान लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं और हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं जो अनुपात है उसको मान लेते हैं कि माना 5x व 7x अनुपात है, मतलब ये कोई संख्या है, ठीक है, इस टाइप से हमने मान लिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो इसको हम क्या करेंगे, टोटल जो लिखा है 360 लिखा है, तो 5x धन 7x बराबर जो है वो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम 7 5 12, यहाँ पे कितना होगा, 7 5 12 x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 5 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 360। तो 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 360 बटे 12, तो 12 3 36, मतलब कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 30, x का मान आ गया 30। अब आपको बताना है कि भाई 5x और 7x कितना कितना होगा, ठीक है। तब यहाँ बताएंगे 5x बराबर कितना होगा, 5 गुणे 30, तो 5 तिया 15, मतलब कितना हो जाएगा 150। और यहाँ पे आ जाएगा 7x की बात करें, 7x बराबर 7 गुणे 30 बराबर 7 तिया 21, मतलब 210। जब हम इसको टोटल करेंगे तो 360 हमारा वैसे ही आ जाना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दूसरा वाला, देखिए वो भी बहुत सिंपल है। देखिए यदि मोहन रमेश से 2 गुना ऊंचा है, चलिए देखते हैं, जैसे हमने दोनों लिख लिया, माना मोहन, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रमेश से दुगना ऊंचा है, तो माना रमेश को मान लेते हैं पहले कि रमेश जो है कितना है, x, उसकी जो लंबाई है x ऊंचा, x जो भी मानना है हमें, x फीट मान लेते हैं, ठीक है ना। माना रमेश जो है x फीट का है, x है, ठीक है। रमेश की जो लंबाई है x लंबाई, रमेश की लंबाई यहाँ पे लिखेंगे, रमेश की लंबाई है x है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब मोहन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे मोहन की लंबाई की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 गुना ऊंचा है, मतलब यहाँ रमेश की x है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2x यहाँ आ जाएगा। फिर क्या पूछा है, दोनों का अनुपात भी बताना है, तब अनुपात देखो किसका बताना है हमें, मोहन और रमेश का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन बटे रमेश, ऐसा लिख सकते हैं। बराबर में हम मोहन की जो लंबाई है वो कितनी है, 2x बटे इसकी कितनी है x, तो x से हम x को काट देंगे, मतलब जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2/1, और 2/1 को हम क्या लिखेंगे, 2:1 ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब मोहन और रमेश का जो अनुपात है, आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, सॉरी लंबाई का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, देखो हल कीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसमें देखो पहला जो क्वेश्चन लिखा है 2/5 धन 4/5 ऋण 3/5, इसमें हमें क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम तीनों में समान है, मतलब हर की संख्या तीनों में एक सी है, तो एलसीएम भी आपका वही की वही आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या भी आपकी चेंज नहीं होंगी, वही की वही नंबर रहेंगे। 4 और 2 6, 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3 बचा, 3/5 हमारा आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से सवाल है भाई। अब इसमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, जो आपको नंबर दिए हैं इसको आरोही क्रम में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3/4, 2/3, 4/5, 1/2। अब इसमें हर की संख्या जो जो दी है इसमें आपको एलसीएम लेना है। तो 4 3 5 2, तो 4 3 5 2 का एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं, 4 3 5 2, यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 से, 2 दूनी 4, 3 का 3 हो जाएगा, 5 का 5, 2 एकम 2, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 का 3, 5 का 5, 1 का 1, ठीक है। तो यहाँ से हम किससे करेंगे, 3 से, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब बचेगा 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 एकम 5, 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 12 पंचे 60, मतलब जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एलसीएम बराबर हो गया 60। अब देखो जब एलसीएम 60 आ गया तो सिंपल सी बात है, आपको जो नंबर यहाँ पे दिया गया है वो आपको बताना है कि 3/4 जो है इसमें हम कौन से नंबर से गुणा करें, ठीक है, कि इसका जो एलसीएम है नीचे वाला जो नंबर है वो क्या हो जाए, 60 हो जाए। यहाँ पे हमें 60 बनाना है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बना के देखेंगे कैसे करेंगे। ऐसे ही हमें दूसरा वाला भी क्वेश्चन है कि हम गुणा करें, डैश कर देते हैं, फिर डैश करें और यहाँ पे जो नंबर आए वो भी 60 हो जाए। ठीक है, चौथा वाला नंबर 4/5 लिखा है, इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको नंबर क्या चाहिए, 60 चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एलसीएम निकाल लिया, भाई सभी को हमें 60 बनाना है। कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, बराबर यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, बटे में 60 होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं कि 4 के पहाड़े में 60 कितने बार आता है। हमें पता है कि 15 चौके 60 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। जब यहाँ 15 लिखा तो ऊपर भी 15 लिखना है, 15 × 3 = 45, यहाँ लिखेंगे 45। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 20 × 60 होता है, तो हमें पता है 20 × 60, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो ऊपर भी 20 आ जाएगा। 20 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं देखो 12 × 5 = 60 होता है, तो 12 यहाँ आ जाएगा, तो 12 यहाँ भी आ जाएगा। 12 चौके कितना हो जाएगा 48। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने बार आ जाएगा 30 बार। 30 दूनी 60 होता है, तो यहाँ भी 30 आ जाएगा। 30 एकम 30। अब देखो आरोही क्रम की बात कर रहे हैं, तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, उससे बड़ी होगी। मतलब कहने का मतलब आरोही क्रम को ही हम बढ़ते क्रम भी बोलते हैं, तो बढ़ते क्रम बोलते हैं। अब देखो नीचे वाले नंबर जो है हर की संख्या सभी में समान हो गई। अब हमें सिर्फ ऊपर ऊपर वाले नंबर देखना है, तो जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले लिखेंगे, मतलब 31/60। 31/60 को हम पहले लिखेंगे, मतलब 31/60 हमारा ये आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, 31/60 के बाद कौन सा है, 40/60 है, 40/60 हम लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सा लिखेंगे, 45/60 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा लिखेंगे, 48/60 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसका एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे कि जो 31/60 है उसको हमने किससे बनाया था, 1/2 से बनाया था, तो 1/2 यहाँ जाएगा। फिर 40/60 किससे बनाया था, 2/3 से बनाया था। फिर हमने 45/60 किससे बनाया था, 3/4 से बनाया था। फिर हमने 48/60 किससे बनाया था, 4/5 से बनाया था। तो ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम में अरेंज हो गया भैया। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, बन जाएगा सभी से। चलो अब इसमें बताना है, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां वाला। ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/3 √7 के हर का परिमेयकरण करना है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखो हर का परिमेयकरण करना है, और क्यों करते हैं हर का परिमेयकरण, सबसे पहली बात यह है। ठीक है ना, तो जो रूट टाइप की जो वैल्यू होती है, रूट वाली वैल्यू, उनको हटाने के लिए हमें हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है ना, चलो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ देखो √7 को आपको हटाना है। √7 को हम क्या करेंगे, √7 से हम इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। √7 से ऊपर हमने इंटू कर दिया, √7 से ही हमने नीचे भी इंटू कर दिया। तो इसमें ऊपर नीचे ऊपर इंटू करेंगे तो √7 बन जाए √7, और √7 का √7 में इंटू होगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाता है, जिसको आपको पता है, यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, तो √7 अपॉन कितना आ जाएगा 21, जो कि आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इसमें। 7 की घात 1/2 लिखा है, और यहाँ लिखा है गुणा, ये इंटू का साइन होता है। ठीक है ना, इंटू का साइन होता है, और यहाँ लिखा है 8 की घात 1/2। इसका मतलब ये होता है कि जो 1/2 की जो घात है वो क्या है, एक प्रकार का रूट है। क्या है, रूट है। ठीक है, रूट मतलब क्या होता है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम एक घातांक एवं करनी में एक नियम होता है कि यदि a की घात m है गुणित b की घात m है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a गुणित b की घात m, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमें इसको भी लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 7 गुणित 8 की घात 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो 7 ही 8 ही कितना हो गया भाई, 56। तो 56 देखो 1/2 लिख लिया हमने, तो 56 1/2, 56 की घात 1/2 लिखा है, तो 56 की घात 1/2 मतलब रूट में लिखाएंगे 56, रूट में हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि 56 को हम देखो कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 से हम तोड़ेंगे इसको, हमने मतलब फैक्टर तोड़ेंगे इसके, हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, इसको भी हम निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7। देखो 2 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही जोड़ा बन रहा है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 सत्ते 14, 14 अंदर बचेगा। मतलब क्या हम इसके 2 जोड़े बाहर निकाल सकते हैं, या हम इसको पहले ऐसा लिख लें, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो एक 2 का एक जोड़ा बन गया, तो 2 के एक जोड़े में से हम एक नंबर बाहर निकाल लेंगे, और जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, 2 गुणित 7, मतलब 2 गुणित रूट जो हो जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वें नंबर का। 8√15 को आपको 2√3 से भाग देना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 8√15 लिख देंगे, भाग करना है मतलब उसके नीचे हम लिखेंगे 2√3।
3 लिखेंगे। अब हमें पता है कि √15 को हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कैसे तोड़ सकते हैं, देखो √15 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 5√5 गुणित √3, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम। √3 हमने लिख लिया 2√3, √3 से √3 को हम कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, 2 चौके 8 हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4√5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यही हमारा आंसर है भाई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, 2√2 धन 5√3, ठीक है। इसमें आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, जोड़ देते हैं, √2 जोड़ना है माइनस 3√3 जोड़ना है, ठीक है ना। चलो इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लें सबसे पहले तो, वैसे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, ठीक है। अब यहाँ देखो √2 को हम √2 के साथ जोड़ेंगे और √3 वाले को √3 के साथ हम उसको जो भी प्लस माइनस होगा वो करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखो √2 2√2 है और यहाँ 1√2, तो 2√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, 3√2, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस, ये देखो प्लस 5√3 और माइनस 3√3, मतलब 5 वर्गमूल 3, ठीक है ना। इसमें से हम यदि 3 इसको घटाएंगे, 3√3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2√3 आ जाएगा, मतलब धन 2√3, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम सॉल्व इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, √2 को √2 के साथ जोड़ना है और √3 वाले को √3 के साथ आपको माइनस करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो कैसे, दुकानदार एक कॉपी को इतने रुपए में खरीदता है, कितने रुपए में, 35.15 रुपए में खरीदता है, और उसे कितने रुपए में बेच देता है, 45.65 रुपए में बेच देता है। उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। सिंपल सी बात है भाई, क्रय मूल्य कितना है, दुकानदार ने कितने में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 35.15, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 45.65, ठीक है। तो हमें बताना है, देखो उसको लाभ हुआ ना, बनी बात है कि भाई क्रय मूल्य यदि छोटा होता है विक्रय मूल्य से तो क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ बराबर सूत्र होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्या घटाना है, क्रय मूल्य घटाना है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो 45.65 में से 35.15 को घटा देंगे, तो 5 में से 5 गया कितना बचा, 0, 6 में से 1 गया कितना बचा, 5, ठीक है। 5 में से 5 गया कितना बचा, 0, फिर 4 में से 1 गया कितना बचा, 3, मतलब कितने रुपए का कमाया उसने, 10.50 रुपए उसने कमाए यहाँ पे, ठीक है, उसको लाभ प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शर्ट का जो विक्रय मूल्य है वो 700 रुपये है, 700.50 ठीक है ना, 700 रुपये 50 पैसे है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर दुकानदार इसको 122 रुपये 65 पैसे में की छूट देकर बेच देता है, ठीक है। तो शर्ट का वास्तविक क्रय मूल्य आपको बताना है कि वास्तविक क्रय मूल्य कितना था, ठीक है। देखो विक्रय मूल्य मतलब उसने इतने रुपए में बेची है शर्ट, और उसने जो है इसमें डिस्काउंट दिया था, वो कितने रुपए का दिया था, 122.65 रुपए का डिस्काउंट दे दिया था। अब आपको बताना है कि इसका एमआरपी कितना था, इसको मतलब पहले प्राइस कितना था वो पूछ रहा है, ठीक है ना, पहले कितने की थी, मतलब डिस्काउंट यदि मान लो नहीं दिया होता तो वो कितने की बोल रहा था पहले। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो विक्रय मूल्य आपको दिया है, विक्रय मूल्य आपको दिया है यहाँ पे कितना दिया है, 700 रुपये 50 पैसे, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया है क्या, कितने की छूट दे रहा है, मतलब यहाँ पे आपको डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बट्टा। बट्टा कितने का दे रहा है, 122 रुपये 65 पैसे का बट्टा दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि भाई एमआरपी कितना होगा, मतलब वास्तविक मूल्य कितना होगा। तो वास्तविक मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। वास्तविक मूल्य निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। तो वास्तविक मूल्य बराबर हम क्या करेंगे, बट्टा को इसमें विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे। तो जोड़िए दोनों को, 5 आ जाएगा, 6 5 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8, मतलब 823.15 रुपये का जो शर्ट था वो इतने रुपए का पहले था, एमआरपी था, मार्केट प्राइस, ठीक है। बाजार में जो मूल्य था वो इतना था, फिर उसने थोड़ा बहुत बट्टा दे दिया, उसमें छूट दे दी कुछ पैसे की, तो उसने फिर कितने रुपए में बेचा था उसको, 700 रुपये 50 पैसे में बेचा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। 35% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 35% को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 35% लिखा है तो आपको पता है 35% जो होता है उसका मान क्या होता है, 1/100 होता है, ठीक है। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 सत्ते 35 होता है और 5 दूनी 10 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 एकम 7 और 20 का 20 आ जाएगा। मतलब 35% को हम 7/20 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला वाला देखो, इसमें लिखा है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, बिल्कुल सिंपल सा है, इंटू कर दो 100, सीधे सीधी बात है, 100 कर दो इंटू। इससे हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 बार डिवाइड हो जाएगा, 25 × 75, क्या आ जाएगा, 75% आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अगला वाला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन है। 6√5 × 2√5, ठीक है ना। 6√5 को 2√5 से हमें इंटू करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 से √5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने बताया था कि किसी भी नंबर का यदि रूट वाले नंबर हैं उसका उसी में गुणा होता है तो पूरा नंबर आपका रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसको देखो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर से आप रूट कैंसिल कर सकते हैं तो बराबर सीधे सीधे a बचता है। तो यहाँ पे √5 से √5 आप कैंसिल गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 5 जाएगा, ठीक है ना। और 6 दूनी हो जाएगा 12, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, इनको सीधे सीधे 60 जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है √5 धन √2 को आपको क्या करना है, सरल करना है, इसका स्क्वायर लिखा है। तो देखो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक हमने सूत्र पढ़ा है कि a धन b का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, यही पढ़ा है ना हमने। तो देखो यहाँ पे a बराबर देखो क्या लिखा है, √5 लिखा है, b बराबर कितना लिखा है, √2 लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसका मान रख देंगे। तो √a की जगह पे क्या लिखना है, √5 लिखना है। तो √5 का वर्ग हो जाएगा धन √2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, धन 2, a का मान कितना है, √5, b का मान कितना है, √2, ठीक है। चलिए √5 का स्क्वायर देखो, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 5 और 2 कितना हो गया, 7, यहाँ हो गया 7 धन 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब 2√2√10 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा, 7 + 7 धन 2√10, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q जो है पूर्णांक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो हमने पढ़ा है नंबर लाइन में कि शून्य जो है एक नंबर लाइन में कहाँ पे स्थित होता है, बिल्कुल बीच में यहाँ पे स्थित होता है, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि जो शून्य होता है वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि हम 0 को क्या करते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या की हमने परिभाषा देखी थी कि परिमेय संख्या की परिभाषा में क्या बोलते हैं कि ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां p q जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और जो p और q है वो क्या है, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 0 भी क्या है, एक इंटीजर है। और आपको पता है कि q जो है मतलब नीचे की जो संख्या है, यदि हम 0 देखो 0 और 1 लिखते हैं यहाँ पे, 0 के बटे में किसी भी कोई भी संख्या है उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो 0 अकेला लिखा है तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है, और हमने इसके बटे में 1 लिख दिया तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो ये 1 जो है देखो क्या 0 q बराबर 0 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे q की मान क्या है, देखो q का मान क्या है, 1 है, और p का मान क्या है, 0 है। मतलब p का मान 0 हो सकता है चलेगा, बट q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0/1 जो है यदि हम इसको लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ इसमें हम लिखेंगे जहाँ 0 और 1 जो है क्या है, पूर्णांक हैं। यहाँ से लिखेंगे पूर्णांक हैं, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है। मतलब तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ हम 0 को, यहाँ लिखेंगे हाँ हम 0 को या शून्य को, या शून्य एक परिमेय संख्या है, ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। शून्य एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको ऐसा लिखना है।
तो यह पूछ रहा है क्या एक शून्य परिमेय संख्या है, तो लास्ट में लिखना है हाँ एक शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करना है, इसके बाद दिखाना है आपको कि कैसे है। तो आपने दिखा दिया है 0/1 पी और क्यू का मान, जहाँ 0 और 1 जो है क्या है पूर्णांक है। ठीक है, चलिए मतलब पूरी परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, अगले वाले। एक मिनट, इसका एक क्वेश्चन और बचा था। ठीक है ना, इसका एक क्वेश्चन दूसरा वाला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार जो हैं अनवसानी और आवर्ती हैं। ठीक है, अनवसानी और आवर्ती ऐसी कौन सी संख्या है? देखो अनवसानी होनी चाहिए और कौन सी होनी चाहिए? आवर्ती होनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखो पहली बात तो यहाँ पे एक संख्या होती है 10/3। अब सबको पता है अनवसानी और आवर्ती क्या होता है। अनवसानी मतलब जो आवर्ती, ठीक है, आवर्ती मतलब होता है जो रिपीट होती है। अनवसानी मतलब जैसे दो टाइप की संख्याएं होती हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव, तो अशांत को ही हम अनवसानी भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 10/3 जो है एक अनवसानी संख्या है और आवर्ती भी है। कैसे? जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिरका 9, एक बचेगा, फिर हम 0 रखेंगे, फिर 3 तिरका 9, फिर एक बचेगा, 0 रखेंगे, 3 तिरका 9, इस टाइप से क्या आती जाएगी। ठीक है, मतलब ये क्या है एक प्रकार की अनवसानी और आवर्ती संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और संख्या होती है 14/14 कौन सी होती है? 11। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे तो कितना? 11 एकम 11। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा? देखो 11 एकम 11 बचा कितना? 3 बचा, तो 0 हो गया, तो हम 30 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22। फिर कितना बचा? 11 दूनी 22, मतलब कितना हो जाएगा? 8 बचेगा, तो 11 सत्ते 77। ठीक है, फिर कितना बचा? 3 बचा, फिर 11 दूनी 22, फिर कितना बचा? 7 बचा, 8 बचा। ठीक है ना, फिर 11 सत्ते 77। इस टाइप से देखो 1.27 ये क्या है? आवर्ती संख्या है, मतलब आवर्ती हो रही है, मतलब रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, मतलब ये कभी शांत नहीं होंगी, इसलिए इसको अनवसानी और आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये दो संख्याएं हमारी इसमें हम लिख सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि सरला की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजीय व्यंजक में लिखिए। तो बिल्कुल सिंपल सा है, यदि सरला की आयु, तो यहाँ पे लिखेंगे जो दिया गया है सरला की आयु कितनी दी है? सरला की आयु वर्तमान आयु की दी है y वर्ष। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सरला की वर्तमान आयु, सरला की वर्तमान आयु कितनी दी है? y वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो उसकी जो आयु होगी, देखो y में हम क्या करेंगे? 5 को जोड़ देंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। y में हम क्या करेंगे? 5 को जोड़ देंगे, तो ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, मतलब हमने इसको क्या लिख दिया? एक उसके वर्ष, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद जो उसकी आयु होगी वो y/5 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है, ये बिल्कुल ऐसे ही करना था आपको। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, अथवा वाला, x = 1 के लिए व्यंजक x/4 का मान आपको बताना है। ठीक है, तो x = 1 के लिए व्यंजक x/4 का मान बताइए, मतलब x बराबर, ये जो व्यंजक आपको दिया है उसमें x = 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x/4 में x = 1 रखने पर ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, चलिए अब इसमें रखते हैं, तो x/4 में हम रखेंगे तो 1/4 बराबर 1 और 4 कितना होता है भाई? 5 होता है, मतलब इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल सिंपल सा, देखो क्या लिखा है, अपने आसपास की स्थित कोई भी 4 चतुर्भुजाकार वस्तुएं आपको बताना है। चतुर्भुजाकार बताइए कौन कौन सी हो सकती हैं। देखो सबसे पहली तो एक ब्लैक बोर्ड हो सकता है जिसमें आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, एक क्या है? ब्लैक बोर्ड। ठीक है ना, चलिए दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? मोबाइल भी क्या होता है? चतुर्भुजाकार होता है। ठीक है ना, मोबाइल हो गया। चलिए और क्या होता है बताओ? आपकी बुक हो गई, किताब। ठीक है ना, किताब भी क्या होती है? चतुर्भुजाकार होती है। ठीक है, और क्या होता है बताओ? चौथा एक चीज़ और बताइए जल्दी से, यहाँ पे क्या बताएंगे? कोई स्लेट ले सकते हैं, स्लेट भी क्या होती है? एक चतुर्भुजाकार होती है। ठीक है, इस टाइप से आप कुछ भी चतुर्भुजाकार आकृति को आप ले सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी जो आपके मन में आ रही हो, या अपने आसपास भी आप नज़र मार सकते हैं, दरवाजा है, खिड़की है, इनको भी चतुर्भुजाकार लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के बारे में बताइए। तो वृत्ताकार में देखो, जैसे वृत्ताकार में क्या होगी? नंबर 1 घड़ी। ठीक है ना, जो वृत्ताकार होती है। दूसरा क्या होती है? एक रोटी होती है, रोटी भी कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। तीसरा क्या होता है? जो हम साइकिल का जो हमारे पहिया होता है वो भी कैसा होता है? साइकिल का पहिया, या किसी भी
किसी भी वाहन का पहिया जो है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो घड़ी हो गई, रोटी हो गई, पहिया हो गया, और क्या होता है, जो हम टिफ़िन यूज़ करते हैं उसका जो ढक्कन है वो भी, टिफ़िन भी क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो टिफ़िन जो क्या हो गया, वृत्ताकार हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टिफ़िन। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं टिफ़िन लिख देते हैं, या जो भी उसका जो ढक्कन होता है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वृत्ताकार वस्तुओं में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आपको समझ में आ रहा है। आप आसपास देखिए, पंखा है, या पंखा का जो बाहर का जो रिंग होता है, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, वृत्ताकार होता है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1/7 और 2/7 के बीच 3 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 1/7 और 2/7 के बीच। तो देखो 1/7 यहाँ लिखेंगे व 2/7 लिखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हर चेक करना है, हर की संख्या चेक करनी है कि हर की संख्या कैसी है। यहाँ पे देखो हर की संख्या बराबर है, तो ज़्यादा हमें यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली। हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या से, देखो इसमें आंसर सभी के अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बात करते हैं, जैसे 1/7 लिखा है, अब हम बोलते हैं कि चलो मैं यहाँ पे 10 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे 10 से गुणा किया, ऊपर और नीचे क्या किया, 10 से गुणा किया, तो हमें मिला 1×10 और नीचे मिल गया 70। ठीक है, और चलिए इसी टाइप से हमने क्या करना है, 2/7 में भी 10-10 का गुणा करना है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, उनके गैप बनाना है, गैप को बढ़ाना है थोड़ा सा। ठीक है ना, गैप बढ़ाना है, तो मतलब हम क्या करेंगे, इसमें 10-10 का हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 20 और यहाँ पे हो गया 70। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि इनके बीच की जो 3 संख्याएं हैं वो आपको बताना है। 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो भी संख्या है वो बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके बीच की जो 3 संख्याएं हैं कोई भी संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो संख्या आ जाएगी, देखो 10 और 20 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है, तो यहाँ पे देखो, अतः यहाँ लिखेंगे, देखो 10 और 20 की मतलब 10/70 लिखेंगे, और यहाँ लास्ट में लिख देंगे 20/70, और इन दोनों के बीच की आपको संख्या बतानी है। मतलब यहाँ पे हम देखो 11/70 भी लिख सकते हैं, 12/70 भी लिख सकते हैं, 13/70 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप कोई भी 3 संख्या लिख लीजिए। तो हमने 3 संख्या क्या लिख ली, 11/70, 12/70, 13/70। अब देखो ये जो संख्या है 10/70, इसको हमने क्या बनाया था, 1/7 से बनाया था। तो 1/7 व 2/7 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं ऐसा लिख सकते हैं। कौन कौन सी होंगी, 11/70, 12/70 व 13/70 हैं। ठीक है, ऐसा आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें। अगला क्वेश्चन लिखा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे हैं, अनबसानी अनावर्ती हैं। कैसे हैं, अनबसानी अनावर्ती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो अनबसानी अनावर्ती क्या कहलाते हैं, अनबसानी अनावर्ती ऐसे कहलाते हैं जो शांत नहीं है, मतलब अशांत तो हैं, लेकिन उनके जो नंबर हैं, उसके बाद वाले जो नंबर हैं वो रिपीट नहीं होते, मतलब अलग अलग आते हैं। ठीक है ना, रिपीट नहीं होते। चलो देखे कैसे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 22/7, ऐसा कोई एक नंबर लिख लिया मैंने, कौन सा लिख लिया, जैसे लिखा 22/7। तो 22/7 को जब हम इसको सॉल्व करेंगे दशमलव के रूप में, तो क्या आ जाएगा, 3.1459, इस टाइप से बहुत अलग अलग संख्या आएंगी। ठीक है ना, देखो 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 9 आ गया। ठीक है, इसके बाद मतलब जो नंबर आएंगे वो सब क्या है, अलग अलग नंबर आते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, शांत तो नहीं है, मतलब अशांत है, और अनावर्ती है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट नहीं हो रहा है मतलब उसके नंबर जो हैं अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से एक नंबर हमारा कौन सा हो गया, 22/7। दूसरा वाला नंबर हो सकता है, देखो √2 को भी हम क्या बोल सकते हैं, कि अनबसानी और अनावर्ती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर होता है, इसका जो हम जब इसको दशमलव फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको भी क्या लिखेंगे, 1.4142, इस टाइप से देखो अलग अलग नंबर आते हैं। ठीक है ना, कभी 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया। ऐसा कुछ नंबर फिक्स नहीं है कि 4 के बाद 1 आ रहा है, 4 के बाद 1 आ रहा है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इसमें भी क्या होगा, ये अनबसानी अनावर्ती हो जाएगा। इसी टाइप से हम √3 को भी लिख सकते हैं। तो √3 भी क्या है, एक टाइप का 1.7, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, इस टाइप से ये भी क्या है, ऐसे ही नंबर आएंगे। ठीक है, अलग अलग नंबर आते हैं। मतलब ये 3 नंबर जो हैं, आप कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं, कोई और भी नंबर आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो बताया वो ये आपको लिखना है। मतलब ये नंबर बहुत सारे होते हैं, आप किन्हीं भी 3 नंबर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या लिखा है, बहुपद y पी वाई बराबर वाई स्क्वायर धन y धन 1 के लिए आपको बताना है कि P0 P1 P2 का मान आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है पी वाई बराबर कितना दिया है, वाई स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ देखो पी वाई बराबर यहाँ दिया है वाई स्क्वायर ऋण वाई धन 1, ये दिया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, P0 P1 P2, मतलब यहाँ y की जगह सबसे पहले क्या रखना है, P0 रखना है, फिर P1 रखना है, फिर P2 रखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले y बराबर P0 के लिए, तो P0 बराबर, ठीक है ना, तो y का मान यहाँ क्या रखना है, 0। तो y का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का वर्ग ऋण 0 धन 1। तो देखो 0 का वर्ग 0 ही होता है, ये भी 0 हो जाएगा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब P0 का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी टाइप से आपको क्या बताना है, P1 का मान कितना होगा, तो Py बराबर, तो यहाँ देखो Py की जगह पे हमने क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है ना, y की जगह 1 लिखा, मतलब इस इक्वेशन में हमें y जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ 1 रखना है। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो चलिए 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1, ठीक है ना। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक धन का है एक ऋण का हो गया, कैंसिल हो गया, बराबर क्या आ गया, इसका भी मान कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा कौन सा है, p का मान कितना, सॉरी y का मान कितना रखना है, 2 रखना है। तो y का मान 2 के लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो y जहाँ भी लिखा है वहाँ 2 रखेंगे। तो 2 का वर्ग धन, सॉरी ऋण लगा है इसमें, ऋण यहाँ पे आ जाएगा 2 धन 1 हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया, कितना बचा भाई, 4 में से 2 गया 2 धन 1, कितना आ गया 3, मतलब P2 का मान कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः P0 जो है, अतः P0 बराबर 1, P1 बराबर B1 और P2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, या होगा, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 जो है बहुपद इतने इतने के शून्यक हैं। मतलब जो व्यंजक आपको दिया गया है, जो बहुपद आपको दिया गया है, इसके आपको शून्यक आपको दिए गए हैं, ये आपको सत्यापित करना है कि यहाँ है कि नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन और किया था कि शून्यक उसमें चेक किया था जिसमें ऋण 2 और 2 था, ठीक है ना। उसी टाइप से आपको इसको भी करना है। तो देखो इसमें क्या है, जो आपको शून्यक दिया है, सॉरी बहुपद दिया है, उसमें देखो इस बहुपद में आपको शून्यक चेक करने हैं कि ये इसी बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं है। तो शून्यक मतलब क्या होता है, इसके बराबर में हमें शून्य लिखना है। मतलब इसका मान, हम x का मान हम कुछ भी रखें, या मान लो जो हमें दिए गए हैं उसको रखेंगे, चेक करेंगे, यदि उसका मान x का मान रखने पर यदि आंसर शून्य आ रहा है तो वो शून्यक जो है उसका सही है, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 2 को रखते हैं, तो x बराबर यहाँ लिखेंगे 2 रखने पर, यहाँ रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, यहाँ लिखा हमने। तो x बराबर जैसे 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 2 गुणे 2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 में से 2 दूनी कितना हो गया 4 बराबर 0। तो देखो 4 में से 4 गया 0 हो गया ना, तो 4 में से 4 गया 0, मतलब 2 जो है, अतः 2 एक शून्य जो है बहुपद, दिए गए बहुपद का शून्यक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ यहाँ लिख सकते हैं, हाँ 2 जो है बहुपद x स्क्वायर ऋण 2x का शून्यक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा वाला देखो हमने कैसे करना था, इसी टाइप से x बराबर हम क्या रखेंगे 0, 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग ऋण 2 इंटू 0, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 0 ऋण 0, 0 का इंटू हम किसी भी नंबर में करेंगे, 0 का गुणा हम किसी भी नंबर में करेंगे 0 ही आता है, आपको सभी को पता है। तो बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे भी आंसर 0 आने वाला है। मतलब जो दोनों बहुपद जो हैं वो इसी के सॉरी दोनों जो शून्यक हैं वो इसी बहुपद के शून्यक हैं, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको लिखना है कि हाँ 0 भी इसी बहुपद का शून्यक है, मतलब इसी बहुपद मतलब x स्क्वायर ऋण 2x का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन देखो, चांदे की सहायता से आपको 45 डिग्री और 75 डिग्री का कोण की रचना करना है। बिल्कुल सिंपल सा है। तो चांदा आपको पता है, देखो चांदे की सहायता से आपको बनाना है। तो चांदा देखो इस टाइप से होता है, आपको चांदा नहीं बनाना है भाई, चांदा आपके पास प्रोटेक्टर होगा, आपके पास चांदा होगा, उसमें देखो कुछ नंबर लिखे होते हैं, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 10 20 30 40 50 ऐसे नंबर लिखे होते हैं, ठीक है ना। सभी को पता होगा, आप 9th क्लास में, मतलब हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे कि आपको ये चीज़ पता होगी। तो देखो 90 नंबर यहाँ होता है, 90 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, और 45 कहाँ होता है, यहाँ पे 45 होता है, ठीक है ना।
तो आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और उसके किसी भी एक कोने पर हम क्या रखेंगे, इस चांदे की क्या रखेंगे, ये बिंदु रखेंगे, बीच वाला बिंदु, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस टाइप से हम चांदा रखेंगे कि ये हमने रख दिया चांदा, ठीक है ना। ये रखा, ध्यान से समझेंगे कैसे, जिसको नहीं पता है तो यहाँ पे मान लो 45 यहाँ पे लिखा है, इसमें मान लो 45 यहाँ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट रख देंगे, पेंसिल से हम क्या करेंगे, एक डॉट रख देंगे। फिर उसके बाद जो डॉट हमने रखा है, मतलब इस टाइप से हमें मिलेगा, देखो हमने ये डॉट यहाँ रख दिया मान लो, ठीक है ना। हमने इसको चांदे को उठा लिया, अब डॉट हमने यहाँ रखा, फिर हमें क्या करना है, स्केल से इसको हमें मिला देना है, इस टाइप से मिला देना है, बिल्कुल कॉर्नर से मिलाना है यहाँ से, ठीक है ना। कॉर्नर से मिलाएंगे तो फिर यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री और यहाँ पे आप एरो की साइन बना देंगे और कुछ पॉइंट दे देते हैं कि ए बी और यहाँ पे दे देते हैं ओ, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देंगे कि एंगल ए ओ बी बराबर 45 डिग्री। इसी टाइप से आप 75 डिग्री का ही बना सकते हैं। 75 डिग्री देखो कहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, 75 डिग्री यहाँ कहीं आ जाएगा। तो आप 75 डिग्री, आपके जो चांदे में 75 जहाँ लिखा होगा उसको आप एक लाइन खींचेंगे, किसी भी लाइन की कॉर्नर पे आप क्या करना है, चांदे का बिल्कुल मिड पॉइंट रखना है, बीच का पॉइंट रखना है। फिर वहाँ से आप उसमें 75 जहाँ देखेंगे, पेंसिल की नोक से आप उसमें टिक करेंगे, फिर उसको आप ज्वाइंट कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो 75 डिग्री का कोण बन जाएगा आपका। सिंपल है, ये वाला हमें बताने की हालांकि ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप ये 6, 7, 8 क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। तो भाई स्केल की सहायता से आपने एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। अब इसमें पूछा है कि इसका लंबार्धक खींचिए, तो लंबार्धक के लिए आपको क्या, किसका यूज होगा, लंबार्धक के लिए आपको प्रकार का यूज करना है। आपको ऐसे लंबार्धक नहीं बनाना है, लंब समद्विभाजक बनाना है, मतलब प्रकार का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए प्रकार का उपयोग, जैसे देखो मान लो ये प्रकार है आपका, ठीक है ना, इस टाइप से क्या है, एक प्रकार है। तो यहाँ पे आपने एक पेंसिल फंसाई है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, एक पेंसिल फंसी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, ये जो आपकी सुई है यहाँ पे आपको रखना है, इस वाले पॉइंट पे मान लेते हैं हम ए और बी, 2 पॉइंट दे देते हैं। यदि हम जब बी पे रखेंगे तो बी पे हम इसकी पेंसिल की नोक रखेंगे, ठीक है ना, और आधे से ज़्यादा हम ओपन करेंगे इसको, जो प्रकार जो होता है उसको क्या करना है, आधे से ज़्यादा ओपन करना है। और उसके बाद हम उसकी जो सुई है, ठीक है ना, प्रकार की जो सुई है उसको, नोक को, प्रकार की नोक को हम बी पे रखेंगे, बी पे रख के फिर हम ऊपर की ओर ऐसा चाप लगाएंगे और उसी बी पे रखे रखे हम क्या करेंगे, नीचे की ओर भी चाप लगाएंगे। समझ में आ रहा है। उसी टाइप से हम फिर उसको, आपको हिलाना नहीं है, उसी प्रकार को जितना आपने पहले ओपन किया था उतना ही ओपन रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम ए पर उसकी नोक रखेंगे, प्रकार की नोक को, और इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसा हमने क्या कर दिया, काट दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों जो कट पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की सहायता से क्या करेंगे, मिला देंगे। सीधा सीधा बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को दे देंगे ओ, यहाँ पे दे देंगे सी, दे देंगे यहाँ पे डी दे देंगे, ठीक है। बस हमें ये लंबार्धक खींचना था, मतलब लंब समद्विभाजक खींचना था, खींच गया, ठीक है। यही हमारा इतना आंसर है। और इसमें आपको 3 नंबर का है, तो इसमें अब 1-2 रचना भी लिख सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, और इसमें जो लंबार्धक हमने बनाए हैं वो कैसे क्या बनाए, ए को हमने केंद्र मानकर किसी आधे से ज़्यादा हमने प्रकार को ओपन किया, खोला, और उसके बाद हमने ऊपर और नीचे की तरफ चाप बनाए। इसी प्रकार से बी पे रखकर हमने चाप बनाए। जो भी हमें बिंदु प्राप्त हुए, वो बिंदु से हमने दोनों बिंदुओं को क्या कर दिया, जोड़ दिया। स्केल की सहायता से, पेंसिल से हमने उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। समझ आ गया, ये हमारा लंब समद्विभाजक बन गया, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वाला जो लिखा है 1.272727, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ है, डैश 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 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 1.27, ठीक है ना। इसको ये लिखा है कि ये बार लिखा है इसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा है कि इस टाइप से लिखा है, तो P/Q के रूप में इसको व्यक्त करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम लिखेंगे माना x बराबर 1.272727, ये सब हमने क्या कर लिया, x के बराबर में मान लिया।
ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें दूसरा काम क्या है, हमें दोनों तरफ क्या करना है, 100 से गुणा करना है। दोनों तरफ हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100x बराबर, यहाँ पे देखो 100 से जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है 2 नंबर आगे खिसक जाएगा, मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 127.272727 ऐसा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, सभी को पता है कि गुणा कैसे करते हैं, तो जितने जीरो रहेंगे उतने नंबर आगे खिसक जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो, क्या अब हम इसको 100 ऐसा लिख सकते हैं क्या, 126 धन 1.272727 ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो देखो 1.2727 को हमने देखो क्या माना था, ये माना था x माना था, तो क्या हम इसकी जगह पे हम x भी लिख सकते हैं, तो 126 धन इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x लिख देंगे, ठीक है। तो x को हम इस तरफ ले आएंगे तो 100x ऋण x बराबर कितना हो जाएगा, 126। तो 100x में से एक x गया, कितना बचा, 99x बराबर कितना हो जाएगा, 126। तो x बराबर हो जाएगा 126/99। तो 126/99 मतलब यहाँ देखो x बराबर, अब यहाँ पे x बराबर 126/99 को भी आप काट सकते हैं, मतलब x बराबर जो लिखा है 126/99 जो लिखा है इसको हम और काट सकते हैं, 9 से काट देंगे, ठीक है। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, यहाँ कितना बचा, 9 चौको 36, और इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, मतलब कितना आ गया, 14/11। मतलब जो x का जो मान है वो कितना आ गया, 14/11। अब इसमें बोला है कि x को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो देखो x को हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया, मतलब x का जो मान है वो 14/11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये क्या है, आंसर है। समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, देखो क्या लिखा है, 5। इसमें क्या करना है, आपको सरल करना है इसको, ठीक है। सरल करना है मतलब हम देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम एक पक्ष को ले लेते हैं, मतलब 5/√7 - √2, ठीक है। इसको हम अलग अलग इसलिए ले रहे हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा देखने में क्या होता है, हम डर जाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करना है, थोड़ा सा इजी बना के चलना है इसको, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने के लिए देखो हमें क्या करना होता है, इसमें जो नीचे जो नंबर लिखे हैं इसमें हम जैसे माइनस लगा है, इसमें क्या लिखा है, ऋण लगा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम धन लगा देंगे। बाकी संख्याएं यही रहेंगी, हम सिर्फ क्या करेंगे, धन लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये हर का परिमेयकरण सभी को पता है। और हमें देखो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, सबसे पहले क्या करना है, इसमें ये चीज़ लिखना है। अभी हमारे पास यहाँ पे समय की शॉर्टेज है, समय थोड़ा सा कम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी बहुत वीडियो जो बहुत फास्ट लग रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल डिटेल्ड लिखना है, क्योंकि आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप पूरा डिटेल्ड अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चन पेपर जो आप सॉल्व करके आए हैं, क्या आपने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको हम पढ़ेंगे, फुल डिटेल जो है हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए हमने क्या किया, √7 - √2 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और माइनस की जगह पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। आपको पता है हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, वही हमने किया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणित √7 + √2, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये 7 का ए ऋण बी और ए धन बी एक सूत्र होता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, आपको पता है, ठीक है ना, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो ये सूत्र होता है। तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग मतलब यहाँ पे देखो 5 लिखा है, 5 ही लिखेंगे, और यहाँ पे √7 + √2 लिखेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखो 7 का जो वर्ग है, मतलब वर्ग से रूट कट जाएगा, इसका भी ये कट जाएगा, मतलब 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5। 5 से हम 5 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, ऐसे हमने इसको कर लिया। अब हमारा जो बचा है आंसर यहाँ पे कितना बचा, √7 + √2 बचा, ठीक है, ये बचा हमारा। अब चलो हम दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। जो हमें दूसरा वाला दिया है वो कितना दिया है, पुनः यहाँ पे लिखेंगे पुनः। अब हमें क्या दिया है, 3/√5 धन √2, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण में हमें क्या करना है, √5 धन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऋण करेंगे, तो मतलब √5 ऋण 2, ठीक है ना, मतलब ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 यहाँ आ जाएगा, √5 ऋण √2 आ जाएगा, बटे अब यहाँ देखो ए ऋण बी ए धन बी, ये भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, मतलब ए का वर्ग
ऋण b का वर्ग मतलब √2 का वर्ग, ये भी हो जाएगा। तो वर्ग से इसका रूट कट जाएगा, इसका ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3 बचे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √5 ऋण 2 √2, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3, 3 से 3 काट दिया तो हमें क्या बचा यहाँ पे? √5 ऋण √2 बचा हमें, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? अब हम सीधा सीधा सिंपल सा इसको जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि देखो बीच में यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लगा है? जोड़ने का चिन्ह लगा है, जोड़ना लगा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तब अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो √7 धन √2 प्लस √5 माइनस √2। देखो √2 एक प्लस का है, एक माइनस का है, कट जाएगा। तो आंसर जो आपका आएगा √7 प्लस √5, जो कि है हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया सभी को? ये क्या है? उत्तर है हमारा, ठीक है। सभी का यही आया ना आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है। घनाभ जिसका आयतन आपको नीचे दिया गया है, उसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक आपको बताने हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसकी जो विमाएं होती हैं, घनाभ जो होता है वो कैसे होता है। घनाभ जो होता है ये होता है, ठीक है ना। आपको पता है घनाभ का चित्र आपको सभी को बनता है, ठीक है ना, आपको पता भी है। घनाभ मतलब एक ईंट के आकार का आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ईंट जो है वो भी एक घनाभाकार होता है। तो देखो आपको बताना है विमाएं मतलब होती हैं इसकी जो भुजाएं दी हैं वो विमाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ठीक है ना, ये क्या होती हैं? विमाएं होती हैं इसकी, ठीक है। तो आपको ये आयतन दे दिया है पहले से, और आपको बताना है कि भाई इसका आयतन जो है, जो भी दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको इसमें संभव वाला आपको बताना है कि भाई इसमें जो साइड हैं, अलग अलग जो साइड है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको यहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, ये जो आपको व्यंजक दिया है, क्या आप इस व्यंजक में से 3x को कॉमन ले सकते हैं क्या? देखो 3x को हम दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा, माइनस बचेगा। यहाँ पे 3 चौके 12 होता है तो 4 बचेगा यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, 3 गुणित, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुणित x गुणित x माइनस 4, ऐसा लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि घन का जो आयतन होता है, देखो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात आपको पता है कि घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन कितना होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही होता है L इंटू बी इंटू एच, यही होता है L इंटू बी इंटू एच। ये आपको दिया गया है कितना? 3x² ऋण 12x, इस टाइप से आपको दिया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको कि ये जो 3x है हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, इसको वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 3x को हमने यहाँ लिख दिया तो बचा क्या? x ऋण 4 बचा। तो इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुणित x ऋण 4, ऐसा लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या चल रहा है? L इंटू बी इंटू एच चल रहा है। क्या चल रहा है? L इंटू बी इंटू एच चल रहा है। तो यहाँ देखो भाई L बराबर, देखो यहाँ पे L की जगह पे ये क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो यहाँ पे L बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। B बराबर हम क्या लिख सकते हैं? देखो B बराबर हम लिख सकते हैं x, तो यहाँ पे लिखेंगे x लिख दिया हमने। और h बराबर हाइट, इसमें क्या लिख सकते हैं? x ऋण 4। मतलब अतः हमारी जो घनाभ की जो विमाएं हैं, संभव व्यंजक हैं, वो क्या होंगी? L बराबर 3, B बराबर x और h बराबर x ऋण 4 होंगे, ठीक है। समझ आ गया सभी को कैसे करना है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमें एक k का मान दिया है उसका हमें आंसर निकालना है। चलो देखो इस क्वेश्चन को हम अगली वाली स्लाइड में लिख लेते हैं। क्या लिखा है? 2x³ प्लस 4x²। तो यहाँ लिख लेते हैं 2x³ प्लस 4x², फिर क्या दिया है? प्लस 5x प्लस k, प्लस 5x प्लस k, ये लिखा है हमें, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है? देखो x धन 1 लिखा है, x धन क्या है? एक इसका गुणनखंड है, ठीक है ना। x धन क्या है? एक क्या है? गुणनखंड है इसका। तो आपको बताना है कि ये जो क्या है, इसका k का मान निकालना है। सिंपल सी बात है, x धन 1 क्या है? इसका गुणनखंड है। तो देखो गुणनखंड मतलब क्या होता है इसको पूरी तरह से क्या करता है? इसको डिवाइड करता है। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर, इसमें 0 रखेंगे यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 1 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x लिखा है वहाँ हम क्या रखेंगे? ऋण 1 रखेंगे। तो ऋण 1 की घात 3 हो जाएगा, धन
4 लिखेंगे तो ऋण 1 की घात 2 हो जाएगा, धन 5 लिखेंगे यहाँ ऋण 1 आ जाएगा, धन k, ठीक है, बराबर क्या चल रहा है 0, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ऋण 1 की घात 3 लिखा है, मतलब किसी भी विषम संख्या की यदि घात है, ऋण 1 की घात यदि विषम है तो ऋण 1 ही आंसर आएगा। तो ऋण 1 का 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ऋण 2, धन यहाँ पे देखो ऋण 1 की घात सम संख्या है तो यह क्या हो जाएगा धन 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो ऋण 5 हो जाएगा, 5 का ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, धन k बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखो ऋण 5 और ऋण 2 कितने हो जाएगा, ऋण 7 हो जाएंगे, ऋण 7 धन 4, ऋण 7 धन 4, ऋण 7 में धन 4 करेंगे तो कितना जाएगा ऋण 3, मतलब यहाँ पे लिखेंगे ऋण 3, धन k बराबर कितना 0, तो k बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3 का हम पक्षांतर कर देंगे तो k बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। इसी टाइप से आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। देखो एक आयताकार खेत की लंबाई दी है आपको 140 मीटर और चौड़ाई दी है 100 मीटर, ठीक है ना। 35 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है इसका एरिया निकालना है और डिवाइड कर देना है 35 से, ठीक है ना, 35 से डिवाइड कर देना है, सिंपल सी बात है। तो देखो हमें पता है कि आयत की जो लंबाई होती है वो चौड़ाई आपको दिया गया है, तो लंबाई दी है कितनी 140 मीटर, ठीक है ना, 140 मीटर। चौड़ाई आपको दी है कितनी दी है बताओ, ये आपको पूरा पूरा अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि आपको समय थोड़ा सा हमारे पास समय थोड़ा सा कम है और हमें जल्दी जल्दी इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। तो 140 और ये हो गया 100। अब हमें क्या करना है इसका एरिया निकालना है, इस आयताकार खेत का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालेंगे आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पे हमने लिख लिया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई देखो लंबाई कितनी है 140 है और चौड़ाई इसमें कितनी दी है 100 दी है, ठीक है ना। चाहे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट फिर 35 से डिवाइड कर देंगे और हम इसको इंटू करके भी लिख सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है क्यारियों की संख्या निकालना है, मतलब कितनी क्यारियां बन सकती हैं, ठीक है ना। तो क्यारी की संख्या बनाना है, मतलब क्या करेंगे हम पहले इसका आयताकार खेत का क्षेत्रफल लिखेंगे, खेत का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बटे एक क्यारी का क्षेत्रफल, एक क्यारी का क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का आपको निकालना है तो यहाँ से इस टाइप से लिख सकते हैं, बना भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक क्यारी का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल देखो हमने क्या लिखा है 14,000 और एक क्यारी का जो क्षेत्रफल क्या दिया है आपको 35 दिया है। तो आपको पता है, चलो इसको काट देंगे, 7 से डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट तो 35 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी 7 से काटेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, तो इससे हम 7 से काट देंगे। 7 गुना 35, 7 दूनी 14, कितना जाएगा 2,000 आ जाएगा। 5 से हम इसको 5 एकम 5, 5 चौके 20, मतलब कितना आ गया 400 क्यारियाँ आप बना सकते हैं, ठीक है ना। कितनी क्यारी बना सकते हैं 400 क्यारियां बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। एक किसान ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 840 मीटर की तार की बाड़ लगाई है। यदि खेत की लंबाई जो है 70 मीटर है तो खेत जो है इसकी चौड़ाई आपको बताना है, सिंपल सी बात है। चलो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक किसान ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 3 फेरों में, आपने क्या बता दिया इसमें 3 फेरों में देखो 840 मीटर की आप तार लगा दिया, 3 फेरों में लगाया, मतलब टोटल इसकी लंबाई कितनी है 840 है और उसको 3 बार लपेटा गया है, 3 बार लपेटा गया है और आपको बताया गया है कि यहाँ पे खेत की जो लंबाई है वो कितनी है 70 है। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसमें जो आपको जो 3 बार जो लपेटा गया तार की जो लंबाई है वो कितनी है 840। तो इसमें हमें तार की एक पूरा एक राउंड, मतलब खेत में एक राउंड कितने का लगा है, मतलब एक परिमाप जो है उसका निकालना है। तो हमने देखो 3 बार लपेटा है, तो एक बार लपेटने में कितना तार लगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 8 24, यहाँ पे कितना आएगा 280 मीटर, ठीक है। 280 क्या आ गया 280 मीटर आ गया। तो 280 जो मीटर है तो ये क्या है खेत का परिमाप है, ठीक है ना, ये खेत का परिमाप आ गया। अब यहाँ देखो इसकी लंबाई दी है, खेत की लंबाई आपको गिवन है, तो आपको परिमाप बराबर, आपको पता है खेत का जो परिमाप होता है या आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है, ठीक है। और बराबर आपको दिया है, ये कितना दिया है 280 दिया है, और 2 गुणित लंबाई आपको देखो यहाँ दी गई है कितनी दी है 70 मीटर,
तो ये 70 मीटर दिया, तो 70 धन चौड़ाई आपको निकालना है, बराबर कितना हो गया 280। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, 70 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 140 ऋण 70। तो 140 में से 70 गया तो कितना बचेगा 70 ही बचेगा, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो भी क्या है 70 है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 70 मीटर। ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलो अब हम मिलते हैं अगले पेपर में। आपका जो पेपर है आई होप कि बहुत अच्छा गया होगा और आपने इसी टाइप से सवाल सॉल्व किए होंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को।